नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पहलगाम में आतंकवादी हमले को दूर से देखना किसी के लिए संभव नहीं है। आतंकवादियों ने जिन 28 भारतीयों को मारा है, 17 लोगों को घायल किया है, उन्हें भले आप कल तक नहीं जानते थे, लेकिन आज जानते भी हैं और उनसे जुड़ा हुआ महसूस भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस हमले का सदमा घर घर पहुंचा है। लोगों के पास संवेदना के शब्द कम पड़ रहे हैं, शायद इसलिए भी बहुत गुस्से में हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि किन सवालों के जवाब का इंतजार किया जाना चाहिए और अपने आक्रोश का निशाना किसे बनाना चाहिए और जिसे बनाना चाहिए उसे ना बनाकर किसे बनाया जा रहा है। धर्म पूछकर मारा है तो जाहिर है लोग और गुस्से में हैं। उनका गुस्सा धर्म पूछने के कारण भी भड़का है, लेकिन इस गुस्से में भी हमें आतंकवाद के चेहरे को नहीं भूलना चाहिए। वह तब भी उतना ही भयावह और क्रूर है, अमानवीय है, जब वह धर्म पूछे बिना बेकसूर लोगों को निशाना बनाता है, मार देता है। यूपी के शुभम द्विवेदी को कश्मीर से प्यार हो गया होगा। कानपुर के रहने वाले शुभम की इसी फरवरी में शादी हुई। शादी के बाद भी गए और कश्मीर इतना अच्छा लगा, फिर से गए। उनकी पत्नी ईशान्या ने कहा कि आतंकवादियों ने शुभम से उनका नाम पूछा और कलमा पढ़ने को कहा। जब नहीं पढ़ पाए तो सर में गोली मार दी। उनकी पत्नी ने आतंकवादियों से कहा कि मुझे भी मार दो, तो आतंकवादियों ने मना कर दिया और कहा जाकर अपनी सरकार को बता दो हमने क्या किया है। पुणे की असावरी जगदाले का बयान छपा है। उनके पिता से कलमा पढ़ने को कहा, जब नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी। हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी तो 16 अप्रैल को ही हुई थी। हिमांशी के साथ कश्मीर गए। कितने उत्साह से उन्होंने कश्मीर जाने की योजना बनाई होगी। उनकी जिंदगी की नई शुरुआत कश्मीर से हो रही थी, लेकिन आतंकवादियों ने हमेशा हमेशा के लिए जख्म दे दिया। कर्नाटक की पल्लवी और उनके बेटे की तस्वीरें तमाम अखबारों में छपी हैं। उनके पति मंजूनाथ की भी हत्या कर दी गई। ना देखा जाता है, ना दिखाया भी जाता है। 43 वर्षीय प्रशांत कुमार सतपथी ओडिशा के बालासोर जिले के सारागांव पंचायत के मूल निवासी थे। जब आतंकवादियों ने गोलीबारी की तब वो अपनी पत्नी और 9 साल के बेटे के साथ थे। गोलीबारी की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पहलगाम के ही सैयद आदिल हुसैन शाह को आतंकवादियों ने क्यों मारा होगा? आदिल पहलगाम में घोड़ा चालक के रूप में काम करते थे। परिवार में कमाने वाले अकेले थे। ये किस्से नहीं हैं, हादसे हैं। अलग अलग अखबारों में पढ़ते पढ़ते सब कुछ धुंधला सा होने लगा। उन लोगों के नाम बार बार घूमने लगे जिसे सरकार ने जारी किया है। सुशील नाथियाल, सैयद आदिल हुसैन शाह, हेमंत जोशी, विनय नरवाल, अतुल श्रीकांत मोनी, नीरज, बितन अधिकारी, सुदीप न्यूपाने, शुभम द्विवेदी, प्रशांत कुमार सतपथी, मनीष रंजन, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लाली, दिनेश अग्रवाल, समीर गुहार, दिलीप दसाली, जे सचांद्रा मोली, मधुसूदन सोमी सेट्टी, संतोष जगड़ा, मंजुनाथ राव, कस्तूबा गनवोते, भारत भूषण, सुमित परमार, यतेश परमार, तगे हालिंग, शैलेश भाई, हिम्मत भाई कलाथिया। इनमें नौसेना के अधिकारी हैं, आईबी के अधिकारी हैं जो कश्मीर घूमने गए थे। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़ और नेपाल के लोग पहलगाम गए थे। आतंकवादियों ने एक साथ कितने परिवारों और कितने राज्यों में अपनी दहशत पहुंचा दी है। यह वक्त है इन सभी को अपनी प्रार्थनाओं और यादों में शामिल रखने का। दर्जनों परिवार हमेशा हमेशा के लिए इन जख्मों की चपेट में आ गए। आतंकवाद जब हमला करता है तो पुराने हमलों में मारे गए लोगों के परिवारों में भी जख्मों को हरा कर देता है। आम नागरिक से लेकर सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों के परिवारों में भी 21 अप्रैल को फिर से हमला हुआ होगा। जिस जगह पर हमला हुआ है वह दक्षिण कश्मीर का सबसे लोकप्रिय इलाका माना जाता है। इसकी सुंदरता को निहारना कश्मीर आने वाले लोगों की चाहत का हिस्सा माना जाता है। अब इस पर दाग लग गया। बैसरन को छोटा स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसके भरोसे स्थानीय पर्यटन का कारोबार फलता फूलता रहा है, लेकिन अब सब पर मारे गए लोगों का खून बह रहा है। आतंकवाद ने इस हरियाली को लाल कर दिया। 22 अप्रैल की दोपहर यहां हजारों की संख्या में पर्यटक थे। कहीं संख्या 2000 छपी है, कहीं 1500,
सवाल उठता है कि इस ऊंचाई तक जाने के रास्ते में क्या सुरक्षा थी? जहां पर लोग जमा थे वहां पर क्या सुरक्षा थी? अगर सुरक्षा थी तो आतंकवादियों पर जवाबी कार्रवाई क्या हुई? आतंकवादी अपनी कार्रवाई करने के बाद फरार कैसे हो गए? उसी वक्त उन्हें क्यों नहीं ढेर किया गया? एक भी ढेर नहीं हुआ, ना मौके पर कोई पकड़ा गया। जहां हजारों लोग जाते हों वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कैसे खराब हो सकती है? इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? आतंकवादियों का धर्म पूछकर मारना बता रहा था कि वे इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि आसपास कोई सुरक्षा नहीं है, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। घटना की सूचना मिलते ही गृहमंत्री अमित शाह कश्मीर के लिए रवाना हो गए। 23 अप्रैल को पीड़ित परिवारों से भी मिले और घटनास्थल का दौरा करने गए। उम्मीद है गृहमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और सारी जानकारी देश को देंगे। देश जानना चाहता है कि जहां पर हमला हुआ वहां सुरक्षा व्यवस्था क्या थी, किसकी चूक थी, क्या पहले से कोई खुफिया जानकारी मिली थी? 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जम्मू जाने वाले थे, तब तो सुरक्षा की कवायद हुई ही होगी। खुफिया तंत्र को भी अलर्ट किया गया होगा। तो क्या किसी को पता नहीं चला कि इस तरह का हमला करने की तैयारी है? जबकि सरकार के सामने ऐसा इतिहास भी था। जब भी अमेरिका से कोई आता है कश्मीर में आतंकी हमला होता है। इंडियन एक्सप्रेस में शुभजीत रॉय की रिपोर्ट छपी है। इस बार भी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस जयपुर में ही थे जब हमला हुआ। तो सरकार ने इतिहास से क्या सीखा? आखिर जहां 1,500-2 हजार लोग हों उस जगह को आप बिना सुरक्षा के कैसे छोड़ सकते हैं? इन पर्यटकों को क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई? अमेरिका तो अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करता है कि दुनिया के किस देश में जाना सुरक्षित है और किस देश में जाना असुरक्षित। तो भारत सरकार ने अपने पर्यटकों के लिए क्यों नहीं एडवाइजरी जारी की? लोग बयान दे रहे हैं कि 20 मिनट तक गोलीबारी होती रही। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि शुरू में लोगों को लगा कि ये पुलिस वाले हैं, क्योंकि अपनी यूनिफॉर्म में आए थे, नाम पूछकर गोली चलाने लगे। आप इस मामले में इंडियन एक्सप्रेस की पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। कई रिपोर्ट विस्तार से की गई है। लोगों को समझना चाहिए कि पर्यटकों की हत्या को लेकर ईमानदारी कौन बरत रहा है। आप सरकार से जवाब मांगे बगैर इस घटना को लेकर ईमानदार नहीं हो सकते। 2019 में पुलवामा में इतना बड़ा हमला हुआ, क्या किसी की जिम्मेदारी तय हुई? पूर्व राज्यपाल ने इतने आरोप लगाए, उनका क्या हुआ? क्या गोदी मीडिया ने कभी उन सवालों को गंभीरता से लिया? पुलवामा के समय भी सवाल उठे, लेकिन उन पर जवाब देने के बजाय जन समर्थन और जनादेश का सहारा लिया गया। चुनाव जीतना अलग बात है, इन बातों का जवाब चुनाव जीतने के बाद शुरू होता है, जो आज तक नहीं दिया गया। पुलवामा से पहले पठानकोट एयरबेस पर हमला होता है, क्या जवाबदेही तय हुई? 14 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, क्या किसी की जवाबदेही तय हुई? मोदी सरकार में कई शीर्ष पदों पर खास तरह के लोग ही बैठे रहते हैं, कई साल से जमे हैं, उनकी कोई जवाबदेही क्यों नहीं तय होती? हम जैसे लोग ही टारगेट क्यों हो जाते हैं? इस घटना की निंदा करने में विपक्ष की तरफ से कोई पीछे नहीं, सरकार की तरफ से भी नहीं, सबने एक स्वर से निंदा की है। हम कई बार हताशा में निंदा और सांत्वना के स्वरों को निरर्थक समझने लग जाते हैं। स्वाभाविक भी है, लेकिन यही ताकत भी है कि कोई राजनीति नहीं करने के लिए लपका। विपक्ष के हर बड़े नेता ने सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह से बात की, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से बात की और साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया। जब हर कोई एक साथ है
तब फिर क्यों आपस में टारगेट किया जा रहा है? सरकार से पूछने के बजाय मोदी सरकार के आलोचकों से क्यों पूछा जा रहा है? The Congress party unequivocally condemns this cowardly act of terror and those responsible for it in the strongest possible terms. This attack is a direct assault on the unity and integrity of our nation. ये बहुत अजीब बात है। हर विपक्षी दल सरकार के साथ खड़ा है और सत्ता पक्ष के समर्थक विपक्षी दलों के नेताओं और उनकी राजनीति को टारगेट कर रहे हैं। यूपीए की सरकार होती तो अब तक इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे होते, टीवी पर एक्सपर्ट सुरक्षा में चूक की बात कर रहे होते, लेकिन इस वक्त विपक्ष को या मोदी सरकार के आलोचकों को टारगेट किया जा रहा है। पत्रकार राहुल पंडिता ने एक्स पर लिखा है, इस नाकामी को कोई भी कुतर्क या बकवास से नहीं छुपा सकता। सुरक्षा से जुड़ी हर तरह की एजेंसियों की यह नाकामी है, सभी एजेंसियों की उनकी लापरवाही का नतीजा है, उनके कहने का मतलब है। द हिंदू की पत्रकार विजयता सिंह ने एक्स पर लिखा है कि 7 और 8 अप्रैल को गृहमंत्री ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की, क्योंकि 27 मार्च को कठुआ में घुसपैठी आतंकवादियों ने एक हेड कांस्टेबल समेत 4 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। इस एनकाउंटर में 2 आतंकवादी तो मारे गए, 2 की तलाश अब भी हो रही है। इसके बाद भी पहलगाम को लेकर सुरक्षा का यह हाल क्यों रहा? कश्मीर को दुनिया की सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड जोन माना जाता है। वहां पर इस तरह से खुलेआम आतंकी हमला हो जाता है। सुरक्षा को लेकर बाकायदा ऑडिट होनी चाहिए कि जिस हिसाब से पर्यटक कश्मीर जा रहे हैं वहां पर सुरक्षा के इंतजाम क्या हैं, जहां हमला हुआ उसके आसपास सुरक्षा कैसी थी, आपात स्थिति की क्या व्यवस्था थी। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की तारीफ कर दी, तब क्यों नहीं किसी के कान खड़े हुए कि अचानक से पाकिस्तान इस तरह की भाषा क्यों बोल रहा है? क्या इस बयान का भी आतंकी हमले से कोई संबंध हो सकता है? अचानक से आए इस बयान को लेकर भी सरकार क्यों नहीं सतर्क हुई? कहीं यह आदमी किसी नई सनक को अंजाम तो नहीं देने जा रहा? यह सोचना चाहिए था। सरकार को बताना चाहिए कि इस बयान के बाद उसने क्या आकलन निकाला। यह भी बताना चाहिए कि आतंकवादी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। इसका संबंध मुंबई हमले से रहा है, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका सामने आई है। तो क्या इसका भी कोई संबंध हो सकता है? सरकार क्या कार्रवाई करेगी उसे समय मिलना चाहिए, दिया भी जाना चाहिए तय करने के लिए, लेकिन उसे जवाब भी देना चाहिए कि सुरक्षा में कैसे चूक हो गई। 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुके हैं, अभी तक इन सवालों के जवाब देश के सामने नहीं है। हमला आतंकवादी का हुआ है और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं? क्या वे संविधान बदलने की बात नहीं कर रहे? क्या यह समय है संविधान की आत्मा पर प्रहार करने का? अनुच्छेद 26 से लेकर 29 तक खत्म कर देने की बात क्यों कर रहे हैं? निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है, देश का बंटवारा जब हिंदू और मुसलमान के नाम पर हो गया तो केवल वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को ज्यादा अधिकार देकर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने वालों को आज पहलगाम की घटना पर बताना चाहिए कि आज की हत्या धर्म के आधार पर की गई या नहीं। लानत है सेकुलरवादी नेताओं पर, आर या पार पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर हमारा होगा। धैर्य रखिए, यह मोदी की सरकार है जिसके गृहमंत्री अमित शाह जी हैं। संविधान का आर्टिकल 26 से 29 तक खत्म करने का समय है। हमला आतंकवादी ने किया है और आप बदलना संविधान चाहते हैं। निशाना पाकिस्तान होना चाहिए तो निशाना संविधान है। तो आपको देखना है कि इस हमले का फायदा कौन उठा रहा है। क्या आतंकी हमले का जवाब देने के लिए संविधान को बदला जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म किए बिना आप आतंकवाद से नहीं लड़ सकते। यह कैसी राजनीति है इस वक्त की? आपका इरादा क्या है? क्या जनता को भीड़ समझ रहे हैं कि जिस भी दिशा में हाँक देंगे चली जाएगी? विपक्ष के नेता अपने बयानों को लेकर संयम बरत रहे हैं, तौल तौल कर बोल रहे हैं कि इस वक्त सरकार की ज्यादा आलोचना भी ना करें और सवाल भी पूछ लें, लेकिन बीजेपी के नेता बेलगाम होकर कुछ भी बोल रहे हैं। क्या आपको याद है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तब प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर प्रचार करने तक नहीं गए, एक सभा तक नहीं की। बीजेपी ने जम्मू और उधमपुर में चुनाव भी जीता,
लेकिन कश्मीर घाटी में एक भी सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। बीजेपी की राजनीति के लिए कश्मीर का कितना महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन 370 हटने के बाद पहले चुनाव में बीजेपी ने घाटी में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। सरकार और बीजेपी की तरफ से देश को भरोसा दिया जाता रहा, आतंकवाद काबू में है, कश्मीर सामान्य स्थिति में लौट आया है। लोगों ने इस पर भरोसा भी किया, कश्मीर जाना शुरू कर दिया। लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी धारा 370 की समाप्ति के करीब 5 साल बाद जून 2024 में कश्मीर गए। कश्मीर में आतंकवाद कुछ समय के लिए भले शांत हो जाए, लेकिन सर उठाता ही रहता है। आतंकी हमले की आशंका हमेशा बनी रहती है। तब भी करोड़ों लोगों ने इस आशंका को खारिज कर कश्मीर की यात्रा की। यह कम बड़ी बात नहीं है। पहलगाम के हमले को हाल के कई वर्षों में सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है, लेकिन पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को धमाके में उड़ा दिया गया। 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए और घायल भी हुए। क्या दोनों की तुलना हो सकती है? कौन बड़ा है, कौन छोटा है? उम्मीद है गोदी मीडिया पुलवामा हमले में मारे गए शहीदों के परिजनों को भी इस बहस में शामिल करेगा, क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद की अंतहीन प्रक्रिया ने कभी किसी के जख्मों को भरने ही नहीं दिया। इसलिए इस वक्त हम सब की भाषा करुणा और संवेदना से भरी होनी चाहिए। आक्रोश को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे देखा जा सकता है आक्रोश की दिशा क्या है। आक्रोश किसके खिलाफ है? आतंकवाद के खिलाफ या आतंकवाद के नाम पर अपनों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ? कश्मीर की सड़कें वीरान हो गई। आतंकवादी हमले की दहशत का सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का आती जाती कारों से खामोशी टूटती है, लेकिन कारों के गुजरते ही फिर से चुप्पी छा जाती है। कश्मीर में सभी दलों ने बंद का आह्वान किया। भीतरी इलाकों में भी बंद का असर दिखा, दुकानें बंद रही। श्रीनगर और पहलगाम में बंद का ऐलान हुआ, दुकानें बंद कर दी गईं। इन रास्तों पर दिखने वाली टूरिस्ट कारें बता रही हैं कि आतंकवादी हमले के बाद किसी तरह से श्रीनगर पहुंचने की जल्दी है। एक हमले के असर में न जाने कितने होटल चंद मिनटों के भीतर वीरान हो गए होंगे और किस हाल में लोगों ने कश्मीर छोड़ा होगा। पर्यटकों का कश्मीर और वहां के लोगों से एक अलग नाता तो बना होगा। इतने सालों में विश्वास नहीं बनता तो कोई शादी के 4 दिन के भीतर कश्मीर जाने की योजना नहीं बनाता। इसी भरोसे के दम पर कश्मीर का जीवन भी चलता है, कारोबार भी। 2021 से 23 के बीच हर साल 1 से 2 करोड़ के बीच पर्यटक गए हैं। 2023 में तो 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक गए। इस साल 37,000 से अधिक विदेशी सैलानी भी गए। तो कश्मीर को पता है कि आतंकवादियों ने उनकी रोजी रोटी पर हमला कर दिया है। धर्म पूछकर मारने वाले आतंकवादी दरअसल कश्मीर के लोगों के रोजगार की हत्या करने आए थे। उनका धर्म कुछ और नहीं। आतंकवादियों को ठीक से पता होगा कश्मीर में लोग लौटने लगे हैं, इसलिए आतंकवाद को धर्म से जोड़ने की जल्दी ना कीजिए। और इस बहस का अब कोई अंत भी नहीं। जो भारत शरबत में जिहाद खोज लेता है, उस भारत में तार्किक बात करना इतना आसान नहीं। कश्मीर जाकर लौट आने वाले करोड़ों पर्यटकों से पूछिए कि क्या उन्हें ऐसा कश्मीर दिखा कि जाकर अफसोस हुआ। अगर होता तो बार बार इतनी संख्या में लोग नहीं जाते। ऐसे वक्त में हमें उन रिश्तों को भी याद करना चाहिए और उसकी बात करनी चाहिए। कितने ही वीडियो वायरल हैं कि कश्मीर के लोग पर्यटकों के लिए खाना लेकर आ रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं कि हमारे घर आकर रुकिए। यह भी कश्मीर इसी वक्त दिख रहा है। पहलगाम टैक्सी यूनियन ने भी वीडियो डाला है कि यूनियन यात्रियों के साथ है। जैसे ही खबर आई कि कई हजार यात्री अपना टिकट कैंसिल कराना चाहते हैं, पहले लौटने के लिए रीशेड्यूल करना चाहते हैं, सरकार ने भी दखल देकर एयरलाइन कंपनियों से गुजारिश की कि श्रीनगर से उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाए, टिकट कैंसिल के पैसे ना लिए जाएं, और विमान कंपनियों ने सारी मांगे मान ली हैं। 30 अप्रैल तक के टिकट कैंसिल के चार्ज फ्री कर दिए गए हैं। दरअसल उस वक्त हंगामा मच गया जब श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइट का टिकट 65,000 का और श्रीनगर से कोलकाता का टिकट 74,000 का हो गया। ट्विटर पर किसी ने स्क्रीनशॉट डाल दिया। अब टिकटों के दाम सामान्य हो चुके हैं। मैं संकल्प आज 23 अप्रैल 2025 को ये वीडियो पहलगाम से बना रहा हूँ। कल 22 अप्रैल 2025 को ठीक हमारे पीछे ये जो स्नो कैप पहाड़ियाँ हैं, उनके नीचे जो पाइन ट्रीज़ हैं, वहीं है बैसारन वैली। वहाँ पे 28 लोगों की निर्मम रूप से आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई।
वो निर्दोष टूरिस्ट जो अपनों के साथ इस जगह को घूमने आए थे, उनका कोई कसूर नहीं था, उनको मार दिया गया। और कहा जाता है कि उनका धर्म पूछ के उन्हें मार दिया गया। और जब ये देखा और जब इस पे मैं लगातार न्यूज़ देख रहा हूँ कि बराबर इसी तरह से इस बारे में बात हो रही है, तो मुझे लगा कि क्योंकि हम जिंदा हैं फॉर्चुनेटली, तो मुझे लगा कि जिंदा कौमों को बात करनी चाहिए, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। कल जब यहाँ पे हमला हुआ तब हम लोग अरू वैली में थे, और जब हम लोग नीचे आ रहे थे तो करीब 4:30 बजे हमारे घर वालों के फ़ोन जब बजने शुरू हुए, जैसे ही हम नेटवर्क क्षेत्र में आए तो हमें पता लगा कि हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा पैनिक में रो रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान थे। हमारे होटल से हमको फ़ोन आ रहे थे कि सर हमें आपकी बड़ी चिंता हो रही है, आप लोग कहाँ पे हैं। हम लोग होटल आ चुके थे और उसके बाद हमने न्यूज़ देखनी शुरू की, और जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए तो हमें समझ में आया कि घर वाले क्यों इतने परेशान थे। अचानक से जितने लोग हमारी सेवा में यहाँ पे हैं उनकी आंखें बदल गई, उनकी आंखें शर्म से झुक गई, उन कश्मीरियों की। इसलिए 2-4 बातें बहुत ज़रूरी हो गई कहना। सबसे पहले ये कि जो 28 लोग वहाँ पे मार दिए गए, जिनके परिवार उजड़ गए, उनके लिए किसी भी हद तक अगर संवेदना व्यक्त की जाए ना, वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लॉस इर्रिपेरेबल है। वो यहाँ पे क्या करने आए थे? वो ज़िंदगी का आनंद लेने आए थे, ज़िंदगी ही नहीं रही, परिवार उजड़ गए। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि जो कश्मीरी लोग हैं, जिनके सिर माथे जिन्होंने हमको अपने लगाया था, उनके परिवार कैसे उजड़ गए। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहाँ पे ये हमला हुआ वहाँ पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए, उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। वो घोड़े वाले, जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाए, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया। आर्मी को पहुंचने में जितना समय लगा, अभी हमारे ऊपर से हर 5 से 10 मिनट में हेलीकॉप्टर निकल रहे हैं। हम लोग लगातार कल से हेलीकॉप्टर की आवाजाही देख रहे हैं। मैं सही बताता हूं आपको कि इस नदी की आवाज़ के बीच में वो हेलीकॉप्टर की आवाज़ ने हमको रात भर सोने नहीं दिया। ये सन्नाटा हॉन्टिंग था। तो फियर रियल है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर है। उसके बावजूद ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम यहाँ हैं और खुशकिस्मती से आप सबके बीच में हैं, और जब तक ये वीडियो आएगा हम लोग अपने घर पे होंगे, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब संवेदना उन परिवारों के साथ है जो उजड़ गए, जिनके परिवार के लोग मार दिए गए, तो संवेदना उन कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर के लोग भी सन्नाटे में हैं। उनके लिए हर ऐसी घटना के बाद सफाई देने का मामला बन जाता है, अपनी निष्ठा साबित करने का। कितनी तेजी से वे संदेह के दायरे में आ जाते हैं। उन्हें यह भी पता है कि कितनी भी निंदा कर लें, उन पर यकीन नहीं किया जाएगा। तब भी दुकानें बंद रखी गईं और लोगों ने घटना की निंदा की। कभी यह नहीं सोचते कि स्थानीय लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है हर वक्त इस आशंका में जीना और उनके आगे से किसी का बंदूक लेकर निकल जाना। उनकी गली से कोई गोलियां चलाता हुआ आ जाता है। उन्हें पता है कि आतंकी हमले का असर उन पर होता है। उनके काम धंधे सब बंद हो जाते हैं। कश्मीर की कई प्रभावशाली व्यापारिक संस्थाएं हैं। द कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर होटेलियर्स क्लब, ट्रेवल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स, सबने बंद का समर्थन किया। पुंछ में दुकानदारों और कारोबारियों ने प्रदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने लोगों से आह्वान किया है कि बंद में सहयोग कीजिए। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी लोगों से अपील की है। कई जगहों पर लोगों ने कैंडल लाइट मार्च किया है और दुकानें बंद कर आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। इस आतंकवाद का शिकार कश्मीर भी तो रहा है। अब ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं, राज्य का दर्जा मिलने की बात भूल जाइए। कितनी आसानी से हम कश्मीर के स्थानीय लोगों की गरिमा और अधिकारों के बारे में भूल जाते हैं, उन्हें दुत्कारने लग जाते हैं। हम यह भी भूल गए कि कश्मीर में दुकानें बंद कर दी गईं। जब पर्यटक नहीं लौटेंगे तो उन दुकानों का खुला रहना भी बेमानी हो जाएगा। इसलिए आतंकवादियों ने कश्मीर पर भी हमला किया है। अच्छा होता कि जिस तरह से कश्मीर में दुकानें बंद की गईं, कश्मीर बंद किया गया, उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते हुए दूसरे राज्यों में भी इसी तरह आतंकवाद का प्रतिकार किया जाता। दुकानें बंद कर दी जाती, दफ्तर बंद कर दिए जाते, लेकिन हमले की शाम
आईपीएल का मैच चलता रहा। आज भी 23 अप्रैल को आईपीएल के मैच तय हैं। हैदराबाद और मुंबई के बीच मैच खेला जाएगा। जब कश्मीर के लोग दुकानें बंद कर सकते हैं तो आईपीएल का मैच क्यों नहीं बंद हो सकता? पटना में क्या वायुसेना का एयर शो रद्द नहीं किया जा सकता था? एयर शो हुआ ही क्यों? क्या इसलिए कि बिहार में चुनाव है? मध्य प्रदेश में चुनाव था तो उस समय भोपाल में एयर शो किया गया। सोशल मीडिया पर तो लोग नफरत फैला रहे हैं, गुस्से के बहाने नफरत को सही ठहराने में लगे हैं, और यहां पटना में एयर शो हो रहा है। बिहार सरकार के सूचना विभाग ने एक्स पर लिखा है, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के अवसर पर जेपी गंगा पथ पर एरोबैटिक सूर्य किरण विमान के प्रदर्शन का लुत्फ उठाते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। कार्यक्रम की तस्वीरें बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जारी की हैं। इन तस्वीरों में आप अन्य मंत्रियों को भी देख सकते हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है और यहां एक सरकार के मंत्री लुत्फ उठा रहे हैं। क्या बिहार सरकार, बीजेपी को और वायुसेना को सदमा नहीं पहुंचा? पटना में एयर शो क्यों हुआ? इन सवालों को क्यों गायब किया जा रहा है? अगर यही तस्वीर राहुल गांधी की होती तो आज गोदी मीडिया में क्या सवाल चल रहा होता? आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा तो है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये आतंकवादी हैं। कई लोग फिर से अपनी दलील लेकर आ गए कि आतंकवाद का धर्म होता है। इस वक्त उनका गुस्सा समझा जा सकता है, उनसे कोई बहस नहीं। आतंकवादियों को पता है कि धर्म हमारा कमजोर मसला बन चुका है। भारत के गोदी चैनलों पर हर शाम महीनों हफ्तों हिंदू मुस्लिम डिबेट का आयोजन होता है। आतंकवाद को यह भी पता चल गया है कि उनकी बंदूक की गोली से अब कोई आवाज नहीं होती, इसलिए उन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया। इसलिए आप धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर आतंकवादियों का प्रयास सफल मत होने दीजिए। बहुत लोग इसे इसी अवसर के रूप में देख रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। ऐसी कोशिशों से इस वक्त दूर रहिए। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? 370 हटाए जाने के वक्त वादे किए गए, इससे शांति बहाल होगी, कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर हमले बढ़ गए। इस प्रावधान के हटाए जाने के 2 साल बाद मोदी सरकार ने खुद संसद में जानकारी दी कि 14 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई। 2021 में श्रीनगर में दवाओं की दुकान चलाने वाले माखन लाल बिंद्रू की हत्या की गई। सदमे और सहानुभूति में श्रीनगर के लोग उनके घर पर उमड़ पड़े और उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए। सबने आतंकवाद की निंदा की। कश्मीरी पंडितों की जब हत्या होने लगी तब पंडित बेचैन हो गए, असुरक्षित महसूस करने लगे। उस वक्त घाटी छोड़कर जाना चाहते थे। तब उनकी यह भी शिकायत थी कि उनके साथ देश खड़ा नहीं हुआ, लेकिन आतंकवादी का मंसूबा फेल हो गया। उसके बाद बिहार, यूपी से आए मजदूरों को मारा जाने लगा। 2024 में अलग अलग घटनाओं में बिहार के राजा शाह और अशोक चौहान की हत्या कर दी गई। 2024 में ही एक टनल प्रोजेक्ट में जम्मू कश्मीर, पंजाब और बिहार के 6 मजदूरों की हत्या कर दी गई। इस हमले में बडगाम के डॉक्टर शाहनवाज की भी हत्या कर दी गई। सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की कठुआ एनकाउंटर में मौत हो गई। सितंबर 2023 में अनंतनाग में एक एनकाउंटर की घटना में जम्मू कश्मीर पुलिस के हुमायूं भट्ट की मौत हो गई। सेना के 2 अधिकारी भी इस हमले में मारे गए। जब आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू किया तब भी उन्हें पता था कि इनका धर्म क्या है, भले धर्म नहीं पूछा था। 2019 से 2021 के बीच 14 कश्मीरी पंडितों की हत्या आतंकवादियों ने की, क्योंकि आतंकवाद और इसकी योजना बनाने वाले देश की सेना जानती है कि भारत में लोग कश्मीरी पंडितों को लेकर आक्रोशित हो सकते हैं, उनकी हत्या के बाद आपस में भिड़ने लग सकते हैं और कश्मीर को लेकर भी भिड़ने लग जाएंगे। आतंकवादी हमला यह बताता है कि पाकिस्तान से मिलने वाली मदद अभी तक बंद नहीं हुई है। आतंकवादी चाहता है कि हम हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़ते रहें और इसके नाम पर कश्मीर से भी झगड़ने लग जाएं, ताकि कश्मीर अलग थलग पड़ जाए और आतंकवाद अपने इरादे में कामयाब होने लग जाए। आतंकवादी हमारी कमजोर नसों को जान गया है, लेकिन अफसोस हम आतंकवादियों के इरादों को ठीक से नहीं पहचानते।
उसके पीछे खड़े मुल्क पाकिस्तान की सेना के मंसूबों को भूल जाते हैं। मुझे पता है सोशल मीडिया में क्या लिखा जा रहा है और गोदी मीडिया में क्या चल रहा है। गोदी चैनलों के एंकर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनकी भाषा और दलीलों से सावधान रहिए। पाकिस्तान की बात करते करते अपने देशवासियों को भी ललकारने लग जाते हैं, कभी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, कभी शांति और बातचीत की बात करने वालों के नाम पर। गोदी मीडिया का गुस्सा मणिपुर को लेकर तो नहीं उबला, क्योंकि इससे उसका एजेंडा नहीं फैल रहा था। कश्मीर में आतंकवाद को लेकर गोदी मीडिया ने कब ईमानदारी से रिपोर्टिंग की, लाल चौक से रिपोर्टिंग की और सब कुछ शानदार होने का दावा किया ताकि मोदी सरकार की छवि बनी रहे। क्या कभी इस गोदी मीडिया ने सुरक्षा में कमियों को लेकर सवाल उठाया, सरकार को चेतावनी दी, सतर्क किया? सरकार से करोड़ों रुपए का विज्ञापन किस बात के लिए गोदी मीडिया ले रहा है? क्या केवल तारीफ के लिए, माहौल बनाने के लिए? आप फिर से गलती कर रहे हैं। देश से किन सवालों को छिपाया जा रहा है उसे समझने का प्रयास कीजिए। इस हमले से किसी भी पक्ष को फायदा उठाने मत दीजिए और ना किसी को जवाबदेही से बचने दीजिए। जान लोगों की जाती है, लोगों की गई है। 2 दिन पहले तक गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग में कश्मीर मोदी शाह की नीतियों की सफलता का सिंबल था और इतने बड़े हमले के बाद उनसे 2 सवाल तक नहीं। क्या देश को यह सब समझ नहीं आता? रिपब्लिक चैनल के अर्नब गोस्वामी 370 पर चले गए, कहने लगे कोर्ट का सम्मान करता हूं, मगर कोर्ट को 370 की वैधता पर बहस कर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। अर्नब कहते हैं जज वहां की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये ऐसे मामले हैं जिनमें सरकारों और सेना को खुली छूट मिलनी चाहिए। इन बातों पर अंतहीन बहस करने की जरूरत नहीं। बार बार याचिकाएं दायर होती हैं, बार बार कोर्ट में बहस होती है और सरकार को अंडरटेकिंग देकर कहना पड़ता है कश्मीर में चुनाव होगा क्यों? यह सवाल अर्नब गोस्वामी उठा रहे हैं। कहते हैं जब हमने 370 हटाया तब क्या हमने कहा था कश्मीर में चुनाव होगा? कश्मीर में चुनाव से कभी भी क्या हासिल हुआ? केवल दल बदलू नेताओं को तथाकथित मुख्यधारा की राजनीति में लौटने का मौका मिला, जबकि मासूम लोगों की जान जाती रही। 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, बहस हुई। एक रात एक दिन में तो नहीं हुई, कई साल लगे। और चुनाव की बात हो गई तो उससे दिक्कत है। यह किस तरह की दलील है? आप इस वक्त देश के गुस्से को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? हमला आतंकवादी ने किया और आप टारगेट सुप्रीम कोर्ट को करने लग गए। इसी तरह के बयान के कारण बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के बयानों की निंदा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास कर निशिकांत दुबे के बयान की निंदा की है। क्या अर्नब गोस्वामी पहलगाम के हमले की आड़ में निशिकांत दुबे के कुतर्कों को मान्यता दिला रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को क्यों टारगेट किया जा रहा है? सरकार जिम्मेदार नहीं, सरकार की चूक जिम्मेदार नहीं और सरकार से सवाल नहीं। तो गुस्से को कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो कभी धर्मनिरपेक्ष सोच वाले लोगों की तरफ, तो कभी किसी और तरफ मोड़ा जा रहा है। पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट कहां से आया? 370 की वैधता की बहस का आतंकवादी हमले से क्या संबंध है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने इस बात पर एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा है, अगर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ने इस हमले में सुप्रीम कोर्ट को इसलिए घसीटा है क्योंकि कोर्ट ने सरकार के इस आश्वासन को स्वीकार किया था कि वह चुनाव करवाएगी, तो इस चैनल पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लोगों को सिर्फ इतना पूछना चाहिए कि क्या चुनी हुई सरकार के पास कोई शक्तियां हैं? क्या पुलिस और प्रशासन पर उसका कोई प्रभावपूर्ण नियंत्रण रहा है? खुफिया तंत्र की नाकामी को कवर अप करने के लिए कुछ भी चल रहा है। एंकर को पता होना चाहिए कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, वहां क्यों सेना और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के एक प्रावधान के बारे में बताना चाहता हूं। इस कानून के 32वें बिंदु में लिखा है, कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली पुलिस और पब्लिक ऑर्डर से जुड़े कोई कानून नहीं बना सकती। राज्य की सूची में मौजूद अन्य मुद्दों पर वह कानून बना सकती है, लेकिन पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पर नहीं। न जाने बाकी एंकरों ने बहस को क्या दिशा दी होगी। कहने का मतलब है कि संयम में रहा जाए। इस तरह की अनाप शनाप बातों से मारे गए लोगों के परिजनों को ना तो इंसाफ मिलेगा, ना सांत्वना मिलेगी। सांत्वना की जगह कितनी कम बची रह गई है, शोक को कितनी जल्दी भुला दिया गया
और अपने एजेंडे को आगे लाकर सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है ताकि लोग सरकार से सवाल ना करें। संविधान को टारगेट किया जा रहा है। उम्मीद है आप इन इरादों की पहचान करेंगे और अपनी यादों में उन सभी को बनाए रखेंगे जिन्हें आतंकवादियों ने मारा है, जिनके परिवार के लोगों के लिए इस सदमे से उबर पाना अब संभव नहीं होगा। यह वक्त कुछ भी बोलने का नहीं बल्कि संयम से समझने और जवाब देने का है। हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को भरोसा हो कि हम इनके साथ हैं, इनके दुख को महसूस करते हैं, ना कि इनके दुख के बहाने अपनी दुकान चला रहे हैं। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कौन अपनी राजनीति का नैरेटिव चलाने लगा है। ऐसे लोगों के लिए सब कुछ आसान हो जाता है। सरकार की जवाबदेही के सवाल गायब हो जाते हैं और पटना में नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी के मंत्री एयर शो का लुत्फ उठा रहे हैं। पटना में इसके बाद एक और राजनीतिक कार्यक्रम हुआ है जिसमें बीजेपी के नेता बड़ी संख्या में शरीक हुए। उन कार्यक्रमों को रद्द नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा रद्द कर दी, वित्त मंत्री ने अपनी यात्रा रद्द कर दी, लेकिन बीजेपी का राजनीतिक अभियान बिहार में जारी रहा। बीजेपी के सांसद संविधान की आत्मा से जुड़े 2 बड़े अनुच्छेदों को बदल देने का ऐलान करते हैं। बीजेपी वाकई संवेदनशील पार्टी है, चुनाव को लेकर भी, कश्मीर को लेकर भी। उम्मीद है इस बार आप साफ साफ देख पाएंगे जिम्मेदार कौन है, सवाल किससे पूछा जा रहा है और जवाब कैसे दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।